हाँ जी, बात करते हैं आज। देखो दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की हम बात करेंगे, पहचान की। तो इसकी पहचान क्या होती है उसकी बात करेंगे। पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द रहते हैं। हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू जैसे जाता हूँ, खाती है, रहते हैं, ठीक है, पढ़ता हूँ, इस प्रकार के शब्द रहते हैं। मैं चौथा ही रख दूंगा। तो आगे बात करते हैं इसके एडवर्बियल्स की। एडवर्बियल्स की बात करते हैं। तो देखो इसमें एडवर्बियल्स कौन कौन से आते हैं। इसमें एडवर्बियल्स आते हैं ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, डेली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम हो गया ना, ऑफन, ओकेजनली, जनरली, sometimes, never, और हो जाएगा एवरी डे। इसमें हो जाएगा एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वंस अ डे, हो जाएगा, वंस अ वीक हो जाएगा, वंस अ मंथ हो जाएगा, वंस अ ईयर हो जाएगा, ठीक है। देखो समझते हैं, ये सारे जो एडवर्बियल्स होते हैं ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। एक इसमें एडवर्बियल और जोड़ लो। देखो एक एडवर्बियल और था यूजुअली। यूजुअली जो एडवर्बियल होता है वो भी इसमें होता है यूजुअली, ठीक है। तो ये सारे जो एडवर्बियल होते हैं ये प्रेजेंट सिंपल में यूज किए जाते हैं। इनको देख करके हम क्या करते हैं, इनकी वर्ब भरते हैं। जैसे ऑलवेज यानी हमेशा होता है, सेल्डम यानी कभी कभी, रेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, डेली यानी रोजाना, फ्रीक्वेंटली यानी होता है बार बार जो कार्य होता है वो, ऑफन यानी प्राय, ओकेजनली यानी अवसरतया, जनरली यानी होता है सामान्यतया, समटाइम्स यानी होता है कभी कभी, नेवर यानी कभी नहीं, एवरी डे का मतलब हो गया प्रतिदिन, एवरी वीक का मतलब हो गया प्रति सप्ताह, एवरी मंथ यानी प्रति महीने, और प्रति वर्ष यानी कि जो काम प्रति वर्ष होता है, प्रतिदिन होता है, प्रति महीने होता है, तो उस कार्य के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। वंस अ डे, देखो वंस अ डे का मतलब क्या होता है, दिन में एक बार, कि जो कार्य दिन में एक बार होता है इसका मतलब वो कार्य रेगुलर होता है। हाँ देखो एक शब्द और जोड़ दो इसमें, रेगुलर भी होता है, रेगुलर, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है। तो रेगुलरली शब्द है वो भी क्या होता है, इसका एडवर्बियल होता है। तो वंस अ डे हो जाएगा यानी कि दिन में एक बार होने वाला कार्य, वंस अ वीक यानी सप्ताह में एक बार होने वाला, वंस अ मंथ का मतलब भी वही हो जाएगा, वंस अ ईयर का मतलब। अब यहाँ पे वंस है तो वंस की जगह हम ट्वाइस भी कर सकते हैं। ट्वाइस यानी होता है दो बार, सप्ताह में दो बार, यानी कि जो कार्य सप्ताह में दो बार होता है या एक बार होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज
करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम अपने फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि इसका फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव का देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर क्या आता है, या फिर आता है वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, और फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद में अपने पास में यदि कोई और शब्द है तो वो लगाते हैं, और फुल स्टॉप लगाते हैं। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं कि कौन से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कौन से में वर्ब में एस या ईएस आएगा। हाँ देखो, बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो देखो किस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसके साथ में वर्ब में एस या ईएस लगेगा, तो इसकी बात करते हैं। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी ऐसे कर्ता जो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बहुवचन होते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता होते हैं, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बहुवचन कर्ता कौन कौन से आएंगे, यू, दे। अब यू के जो सारे रूप है वो लिख लो, यू, योर, यू इसको छोड़ दो, यू इसी में आ जाएगा, यू, योर, और उसके बाद में दे, देर और देम, और इसके साथ साथ एक आई भी है, वो भी इसके साथ में आएगा। आई के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बात करते हैं कि वर्ब में एस या ईएस कौन से में लगेगा। तो वर्ब में एस या ईएस वो कौन से कर्ता में लगेगा, जो सिंगुलर कर्ता होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता है, उनके साथ में वर्ब में एस या ईएस आएगा। तो अब एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं, वो है ही, हिज, हिम। तो हिम ये सारे एक वचन के आते हैं, और सी, हर, इट, और किसी का जो नेम होता है वो भी क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो वो हमेशा एक वचन होता है। अब देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल रूप में होती है। जो वर्ब हम पढ़ते हैं, बेस फॉर्म जो पढ़ते हैं, वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल रूप में होती है, यानी बहुवचन रूप में होती है। तो जिस प्रकार का हमारे पास में कर्ता होता है उसी प्रकार की हम वर्ब यूज करते हैं। यदि अपने पास में कर्ता बहुवचन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, फिर बहुवचन आएगी। यदि कर्ता कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी फिर कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन सी वर्ब्स है जिनमें हम एस लगाते हैं, कौन कौन सी वर्ब है जिनमें हम ईएस लगाते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर, यानी कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड है, तो इनमें ईएस लगाकर
एक वचन यानी कि सिंगुलर बनाते हैं, एक वचन बनाते हैं। ऐसी वर्ब्स जिनका अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, एस एच होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, ओ होना चाहिए, एक्स होना चाहिए और जेड होना चाहिए। तो उन वर्ब्स में हम क्या करते हैं, ई एस लगा करके, देखो अपने पास में दो शब्द है, दो अक्षर है, एक में एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ई एस की, तो ई एस किन में लगाएंगे, जिनका अंतिम अक्षर क्या होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो उन वर्ब्स में ई एस लगा करके हम वर्ब को कैसे बनाते हैं, एक वचन वर्ब बनाते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा है कि वर्ब हमेशा बेस फॉर्म बहुवचन रूप में होती है, तो उसको हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें ईएस लगता है, और ईएस लगते ही वर्ब कैसे बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे एस वाला बात करते हैं एस की, तो जैसे पास वर्ब है, ठीक है, सफल होना, पास होना, तो इसमें एस है, तो हम इस बहुवचन रूप है ये, तो इसमें ई एस लगा करके हम क्या बना देंगे, इसको सिंगुलर बना देंगे, पासेज हो जाएगा। इसी प्रकार देखो एस एच वाला है, जैसे एक हम पढ़ते हैं पुश, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, तो पुश में ये एस एच शब्द है, एस एच अक्षर है, तो एस एच में हम क्या कर देंगे, ई एस लगा करके क्या कर देंगे, सिंगुलर बना देंगे, पुशेज हो जाएगा। इसके बाद में जैसे हम क्या पढ़ते हैं, कैच वर्ड, कैच पढ़ते हैं, कैच, या फिर टीच पढ़ते हैं, टीच, टीच, तो दोनों में देखो सी एच है, तो ये दोनों ही अभी प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन रूप में, और इनको एक वचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें ई एस लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया कैचेज, और ये क्या हो गया, टीचेज हो गया। इसी प्रकार जैसे ओ वाला है, जैसे हम पढ़ते हैं गो, ठीक है, गो में ओ है तो इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, गोज। जैसे पढ़ते हैं डू, डू मेन वर्ब होती है तो क्या करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसमें ई ओ है तो ये क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे जेड वाली है, तो जेड वाली में क्या करते हैं, जैसे बज आता है एक वर्ड बज, बज का मतलब होता है भिन भिनाना, जैसे मक्खियां भिन बनाती है ना, इसका मतलब क्या होता है, भिन भिनाना। तो बज में डबल जेड है या जेड है, तो क्या हो जाएगा, ये बजेज हो जाएगा। इस प्रकार से पहला नियम ये कहता है कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, ओ होता है, एक्स होता है, ये जेड होता है, उनमें हम ई एस लगा करके उनको कैसा बनाते हैं, एक वचन बनाते हैं। देखो बात करते हैं दूसरे नियम की, पहला नियम हो गया, अब दूसरे नियम की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तथा वाई से पहले कोई क्या है, कोई स्वर हो, कोई स्वर यानी वोवल, कोई स्वर हो। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, वाई, और वाई से पहले क्या होना चाहिए, स्वर हो, तो हम क्या करते हैं, तो वाई के बाद केवल एस लगाकर, केवल एस लगाकर एक वचन बनाते हैं। वाई के बाद में यदि क्या होता है, स्वर होता है, और वाई के बाद में स्वर होगा, वाई से पहले स्वर होगा, तो वाई के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल एस लगाना होगा, वाई को हटाना नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक शब्द होता है बी यू वाई, बाई, ठीक है, जैसे बाई है, तो बाई में वाई है, और वाई से पहले क्या है, स्वर है। आपको स्वर का पता होना चाहिए, स्वर कौन कौन से, ए ई आई ओ,
जो 5 स्वर है उन 5 में से कोई एक स्वर वाई से पहले आना चाहिए। तो वाई से पहले क्या है, वोवल है, स्वर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एस लगा करके इसको एक वचन बना देंगे। जैसे प्ले वर्ब है, प्ले है, प्ले के बाद में क्या है, प्ले से वाई से पहले क्या है, ए है, और ए क्या है, वोवल है। तो वोवल है तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल और केवल एस लगा करके एक वचन बना देंगे। जैसे पे ए वाई, पे, पे यानी होता है भुगतान करना या चुकाना। तो क्या हो जाएगा, वाई से पहले वोवल है तो इसका क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। जैसे स्टे है, स्टे आजकल ज्यादा चलन में हो रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। तो स्टे, स्टे यानी रुकना, ठहरना। तो स्टे में एस लगा करके क्या हो जाएगा, स्टेज हो जाएगा, ठीक है, स्टेज। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखो ये नियम हो गया। इसके बाद में दूसरा नियम, तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तथा वाई से पहले कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाकर एक वचन बनाते हैं, एक वचन बनाते हैं। समझना नियम को। नियम क्या कहता है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और उस वाई से पहले कोई स्वर, कोई वाई से पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। यानी कि AEIOU के अलावा जितने भी वर्ण हैं वो क्या होने चाहिए, वाई से पहले होने चाहिए। तो तब क्या हो जाएगा, हम वाई को हटा करके उसकी जगह स्थान पर क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। जैसे हम क्या करते हैं, TRY, ट्राई यानी क्या होता है, कोशिश करना। तो ट्राई में देखो वाई है और वाई से पहले क्या है, आर है, और आर क्या होता है, व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। और इसमें हम क्या कर देंगे, वाई को हटा देंगे। हमने क्या पढ़ा है, वाई को हटाकर, और वाई को हटाकर क्या लगाना है, IES लगाना है। तो वाई को हटा दो और इसके स्थान पर क्या कर दो, IES कर दो, तो ट्राई हो जाएगा, ठीक है। जैसे वर्ड है क्राई, ठीक है, क्राई, क्राई यानी होता चिल्लाना। तो क्राई आर है तो देखो क्राइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिप्लाई है, रिप्लाई यानी होता आंसर देना, जवाब देना। तो वाई है, वाई से पहले क्या है, एल कॉन्सोनेंट है। तो क्या हो जाएगा, वाई को हटा दो और इसके स्थान पर क्या कर दो, IES लगा दो। ट्राई हो गया, क्राई हो गया, रिप्लाई हो गया। इसी प्रकार और कई सारे वर्ब्स हैं जिनके अंत में वाई होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है। तो हमें क्या करना होता है, जो जिन वर्ब्स के अंत में वाई होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो उनको हम एक वचन बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटा करके उनके स्थान पर क्या करना है, IES लगाना है। और इन 3 नियमों के अलावा हमने 3 नियम पढ़े हैं, दूसरा, तीसरा और पहला वो जो था। इन 3 नियमों के अलावा जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, केवल और केवल एस लगाते हैं। तो ये अपना आपको समझ में आ गया। पहली जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो किसके साथ में आती है, जो प्लूरल कर्ता होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं, उनके साथ में आती है। और ये किनके साथ में आती है, जो एक वचन कर्ता होते हैं उनके साथ में। अब इसमें भी हमने पढ़ लिया कि एस किनके साथ में लगेगा और ES किनके साथ में लगेगा। ES के हमने 3 नियम पढ़ लिए, तीनों नियम याद रखने हैं। उसके बाद में जो बच गई है वर्ब, उनके साथ में क्या आता है, केवल एस आता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कुक वर्ब है, कुक वर्ब है,
इनमें से इन कुक वर्ब में इनमें से कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। ना तो इनमें से एस एच एस सी एच एक्स ओ जेड कोई अक्षर अंत में नहीं है, ना ही इनमें से कोई वाई वाला नियम लागू हो रहा है। इसका मतलब इसमें हमें केवल और केवल एस लगाना होता है, ठीक है। इस प्रकार हमें ध्यान रखना होता है। जैसे राइट वर्ब है, राइट यानी लिखना, तो राइट में किसी नियम का कोई नियम लागू नहीं होता है और केवल हमें क्या लगाना होता है, एस लगाना होता है। तो इस प्रकार से हम अब आगे पढ़ते हैं इनके वर्ड सेंटेंसेस। देखो बात करते हैं अपने सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की। जैसे हम पढ़ते हैं कि राधा एक मधुर गाना गाती है। सेंटेंस है अपने पास में, राधा एक मधुर गाना गाती है। अब इसकी सबसे पहले पहचान हमने पढ़ी थी, ता है, ते है, ती है, तो अपने को पहचान आ गई, ती है। इसका मतलब कोई गर्ल है, लड़की है, और अपने पास में कोई किस प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। कहीं पर भी कोई नोट नहीं है, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो हमारे पास में स्ट्रक्चर किस प्रकार का आ गया, अफर्मेटिव का। तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राधा। तो राधा का लिखो, राधा लिख दिया, राधा। फिर हमें क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। तो राधा क्या है बताओ, राधा किसी का नेम है, और हमने पढ़ा था कि कोई भी जो नेम होता है वो किस प्रकार का होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर कर्ता के लिए अब इनमें से वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी ना, ये वाली, ठीक है। तो अब सिंगुलर आएगी तो इसमें कर्ता वर्ब कौन सी है, गाना। गाना जो ये है ना वर्ब, ये है, सिंग वर्ब है। तो बताओ सिंग आएगी ना, तो सिंग में क्या लगाओगे, एस लगाओगे कि ईएस लगाओगे। तीन नियम याद रखने, ईएस वाले तो तीन नियम है, बाकी में क्या लगेगा, एस लगेगा। तो ये क्या हो गया, एस हमने इसमें लगा दिया। तो राधा सिंग्स, और क्या गाती है, अ स्वीट सॉन्ग। गाना गाती है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें लगाना है। तो ये मधुर गाना गाती है, तो क्या करती है, अ स्वीट सॉन्ग। इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन गया, राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है और इस हिसाब से हमें करना है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। अब इसमें ता हूं है सब्जेक्ट, देखो पहचान क्या है इसकी, ता हूं। तो देखो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, आई, आई हो गया। अब आई में हमने पढ़ा था कि आई के साथ में प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। देखो करना, डू मेन वर्ब है, यहाँ पे डू ध्यान रखना, करना मेन वर्ब है, डू यानी होता है करना, डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है और डू मेन वर्ब भी होती है। और जब ये मेन वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है करना। तो क्या हो जाएगा, डू मेन वर्ब है तो क्या हो जाएगा, आई डू, और क्या करता है, अपना कार्य। तो ये जो अपना वर्ड आता है ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि ये संबंध कारक है, ये संबंध दर्शा रहा है इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये क्या है, आई के अकॉर्डिंग आएगा। तो आई का पॉजिटिव यानी संबंध कारक क्या होता है, माई होता है। आई डू माई, और कार्य के लिए क्या आ जाएगा, वर्क। आई डू माई वर्क, और स्वयं करता हूं तो माई सेल्फ हो जाएगा। माई का ही रूप होता है माई सेल्फ, और माई सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। जैसे वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं, वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें ते है आते ही क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल होते सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दे, और फिर बाद में दे बहुवचन करता है, प्लूरल है, हमने पढ़ा था प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में किस प्रकार की वर्ब आती है, केवल मेन वर्ब आती है। और मेन वर्ब यहाँ पर कौन है, खेलना, तो क्या हो जाएगी, दे प्ले। और क्या करते हैं, दे प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं।
दे प्ले क्रिकेट और कब खेलते हैं, इन द इवनिंग, वह शाम को क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इस प्रकार से ये हो गया अपना अफर्मेटिव का सेंटेंस, आसानी से आप बना सकते हो। बस कितना क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि इसकी पहचान क्या होती है। ये पहचान हो गई, पहचान करते ही आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का सेंटेंस है ये सेंटेंस के बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, ये इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते जाओ और इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम अगले सेंटेंस की, किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की। तो अगला सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, डू या डज आ जाएगी। इसके बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर जानकारी जो है etc है और फिर फुल स्टॉप लगाना है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज आता है, और डू किसके साथ में आता है, वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, पिछले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहां से निकालो कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। और डज का प्रयोग किनके साथ में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं, ये हो गया। इसके बाद अपन सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे वह रोज विद्यालय नहीं जाती है। वह रोज विद्यालय नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, ती है, सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। बताओ वह लड़की है कि लड़का है। यहां से पता चल जाएगा कि अगर ता है, जाता है तो लड़का है, और जाती है तो लड़की है। तो क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पे सी सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, डू और डज। अब ये पता होना चाहिए आपको कि ये सब्जेक्ट किस प्रकार का है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज आएगी, सी डज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने को, देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं लगाया है, तो नोट लगाओ, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद में etc लगाना है। थोड़ा सा ध्यान को मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे नोट शब्द लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगाना आवश्यक है। तो यहाँ पे सी डज हो गया और उसके बाद में नोट हो गया, और फिर देखो नोट के बाद में मेन वर्ब कौन सी है, जाना। तो जाना के लिए वर्ब कौन सी आती है, गो, फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के। तो देखो सी डज नॉट गो, और गो के बाद में टू, गो टू स्कूल और डेली। शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोजाना विद्यालय नहीं जाती है। आगे देखो, बच्चे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। बच्चे क्या नहीं करते हैं, अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन बहुवचन होता है, इसका एक वचन क्या होता है, चाइल्ड होता है। चाइल्ड, चाइल्ड यानी क्या होता है, बच्चा, और यहाँ चिल्ड्रन है इसका बहुवचन। तो चिल्ड्रन बहुवचन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब डू आनी चाहिए। तो चिल्ड्रन डू आएगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, डू नॉट, फिर क्या आ जाएगा, करना वर्ब है तो डज, डू आ जाएगा। मैंने अभी भी लिखवाया था, डू यानी करना होता है, जब मेन वर्ब होती है तो इसका मतलब क्या होता है, करना होता है। और ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
तो यहाँ चिल्ड्रेन डू नॉट डू, और क्या हो जाएगा, देयर होम वर्क, बच्चे अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है। सिंपल प्रेजेंट में ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज ही काम में ली जाएगी जहां हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक तो निगेटिव में यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में अगर अपने पास में कोई जानकारी है तो वो और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में बात करते हैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, या तो डू आएगी या डज आएगी। और इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आ जाएगा एटीसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब वाले की। तो हेल्पिंग वर्ब वाले की शुरुआत हम हमेशा किससे करते हैं, क्या वर्ड से करते हैं। तो क्या राहुल खेत में काम करता है। क्या राहुल खेत में काम करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राहुल खेत में काम करता है। तो देखो सबसे पहले ही हमें पता होना चाहिए अपने पास में जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है। और देखो क्या आते ही हमें पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से बात शुरू होता है। तो देखो इसमें सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू या डज आती है। तो ये देखो राहुल किसी का नेम है, और किसी का नेम क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज आती है। तो डज आ गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल, डज राहुल, और उसके बाद में मेन वर्ब क्या हो जाना चाहिए, काम करना। तो राहुल क्या करता है, डज राहुल वर्क, यानी काम करना, इन द फील्ड, इन द फील्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस, क्या तुम रोज टीवी देखते हो। ठीक है, क्या तुम रोज टीवी देखते हो। तो क्या हो जाएगा, डू, क्योंकि अपने पास में सब्जेक्ट किस प्रकार का है, यू क्या होता है, प्लूरल होता है। तो सब हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, क्योंकि बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन आती है। डू और यू, फिर क्या होता है, देखना की क्या होती है, वॉच होती है। तो WATCH वॉच, डू यू वॉच द टीवी डेली। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्नवाचक वाले की बात करते हैं। तो क्या कैसे बनाएंगे, जैसे वे शाम को कहाँ खेलते हैं, वे शाम को कहाँ खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि WH वर्ड है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, WH वर्ड आना चाहिए। तो WH वर्ड कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर। ठीक है, वेयर के बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, दे है, और दे किस प्रकार का सब्जेक्ट है, बहुवचन है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू, वेयर डू, फिर सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, दे, वेयर डू दे, और फिर मेन वर्ब आ जाएगी प्ले, वेयर डू दे प्ले,
इन द इवनिंग, सीमा कपड़े कब धोती है। तो क्या हो जाएगा, कब के लिए वैन हो गया, और सीमा एक वचन है क्योंकि किसी का नाम है, तो एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज। वैन डज और सब्जेक्ट कौन है, सीमा। वैन डज सीमा, और धोना की वर्ब क्या है, वॉश। तो वैन डज सीमा वॉश द क्लॉथ्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमें आज देखा है इसका प्रेजेंट सिंपल का तीनों सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। कल हम बात करेंगे इसके यूजेज की, किस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं, कहां पर इसकी जो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब आती है वो किस प्रकार हम सेंटेंसेज में उन वर्ब को भरते हैं, किन किन शब्दों को देख करके, किन किन जो एडवर्बियल्स हैं उनको देख करके हम सिंपल प्रेजेंट में वर्ब भरते हैं। ठीक है, धन्यवाद।